बूढ़े कबूतर ने बताया, यदि आप बुढ़ापे में चैन से जीना चाहते हैं तो ये 3 बातें औलाद से कभी मत बताना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। बुढ़ापा जीवन का वो पड़ाव होता है जहाँ हर इंसान शांति, सम्मान और प्रेम की कामना करता है। लेकिन कई बार जीवन के कुछ सच अगर समय रहते संभाल कर रखे जाए तो बुढ़ापा अधिक सुकून भरा हो सकता है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में हम समझेंगे कि कौन सी 3 बात ऐसी हैं जो हमें अपनी औलाद से छुपा लेनी चाहिए ताकि हमारी वृद्धावस्था शांतिपूर्ण और गरिमामय बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान सुखी रहे, सफलता प्राप्त करें और एक श्रेष्ठ इंसान बने। माता पिता अपने बच्चों के लिए इस संसार के सबसे बड़े संरक्षक और आदर्श होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द और किया गया प्रत्येक कर्म उनके मन और आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है। कई बार अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बच्चों की मासूमियत और आत्मविश्वास को धीरे धीरे क्षीण कर देती है। आज हम उन 3 बातों का रहस्य उद्घाटन करेंगे जिन्हें माता पिता को अपनी संतान के समक्ष कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केवल उनके वर्तमान को ही नहीं बल्कि उनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकती है। प्रिय दर्शकों, ये कोई साधारण कथा नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है जो शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कोमल ने साड़ी पहनकर बड़ी श्रद्धा और आदर भाव से अपनी सासू माँ गीता जी के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। भाई की शादी के लिए खरीदारी करनी है, इसलिए मम्मी ने बुलाया है। गीता जी ने शांत भाव से कहा, लेकिन बहू, तुम तो कल ही 3 दिन बाद मायके से वापस आई हो और अब फिर जाने की तैयारी कर रही हो। कोमल ने भाव से उत्तर दिया, हाँ माँ जी, लेकिन मेरी छोटी बहन आज मायके आई है। वो बार बार दूसरे शहर से नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी ने आज ही खरीदारी का निर्णय लिया है। गीता जी ने संयम से समझाते हुए कहा, ये तो ठीक है बहू, लेकिन ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो कि मुझे घुटनों की तकलीफ है और चलने फिरने में मुश्किल होती है। ऐसे में घर के काम काज करना मेरे लिए संभव नहीं है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है, भाभी है ना, वे संभाल लेंगी। ये सुनकर रसोई में काम कर रही मीनू गुस्से से बाहर आई और तीव्र स्वर में बोली, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर सारे काम करती रहूं और तुम जब चाहो अपना बैग उठाकर मायके चली जाओ? चुपचाप अपने कर्तव्य निभाओ और घर का काम संभालो। कोमल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अभी कोई काम नहीं करूंगी, मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। गीता जी ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, मीनू की बात भी गलत नहीं है। जैसे वो इस घर की बहू है वैसे ही तुम भी हो, फिर क्यों वो अकेले ही सारा काम करती रहे? कोमल ने थोड़ा झुंझला हुए कहा, माँ जी, भाभी एक दिन काम कर लेंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। ये सुनकर मीनू भड़क गई और बोली, ये एक दिन की बात नहीं है, तुम्हारी हर रोज की यही आदत, काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। कोमल ने क्रोध में कहा, अगर मैं मायके जाती हूँ तो आपको जलन होती है, मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। गीता जी ने शांति से कहा, लेकिन बहू, घर के कामों में तुम्हें भी हाथ बटाना होगा। कोमल ने उत्तेजित स्वर में कहा, मैं सारा काम करती हूँ घर का, अब क्या जान दे दूं? अपनी मीनू ने दृढ़ता से कहा, तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूंगी। ये कहकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कोमल ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो मायके जरूर जाऊंगी। और वो घर से बाहर निकल गई। गृहस्थी की ये उलझनें गीता जी और जनक जी के मन को व्यथित कर रही थी। उनके 2 बेटे थे, मनीष और दीपक। बड़े बेटे मनीष की पत्नी मीनू थी, जो ससुराल के कार्यों में पूर्ण निष्ठा से लगी रहती थी। छोटे बेटे दीपक की पत्नी कोमल थी, जो अक्सर मायके के बुलावे पर चली जाती थी। मनीष अपने पिता की किराने की दुकान संभालता था, जबकि दीपक बीमा एजेंट था। उसकी आय सीमित थी, इसलिए वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत था। थोड़ी देर बाद जनक जी थके हुए घर आए और कुर्सी पर बैठे हुए बोले, गीता, आज बहुत थक गया हूँ। गीता जी ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्यों जी, क्या दीपक आज भी दुकान पर नहीं गया? जनक जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं गीता, वो कहता है कि दुकान पर काम करना उसे पसंद नहीं है। कह रहा था कि अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, लेकिन कौन समझाए उसे कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती और फिर दुकान पर मनीष को भी उसकी मदद की जरूरत है। गीता जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, हे भगवान, एक तरफ छोटे बेटे ने दुकान पर काम न करने की ठान ली है तो दूसरी तरफ छोटी बहू है जो घर का कोई काम करने को तैयार नहीं। जनक जी ने फिर कहा, गीता, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। गीता जी खुद ही उठकर रसोई की ओर बढ़ने लगी,
लेकिन उनके घुटनों में दर्द था जिससे चलने में तकलीफ हो रही थी। यह देखकर जनक जी बोले, अरे भाग्यवान, बहू कहाँ? उसे कह दो खाना लगाने के लिए। गीता जी ने धीरे से कहा, अजी किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है। आपकी छोटी बहू रोज की तरह तैयार होकर मायके चली गई और अब उसकी देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से मना कर दिया है। यह सुनकर जनक जी ने मीनू को आवाज दी, बड़ी बहू। मीनू बाहर आई तो जनक जी ने कहा, बहू आखिर ये क्या हो रहा है? तुमने खाना बनाने से मना कर दिया। छोटी बहू तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। मीनू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी आप ही बताइए, ये सब कब तक चलेगा? सारा दिन सिर्फ मैं ही क्यों रसों में काम करती रहूं? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और वहां दुकान पर मेरे पति भी दिन भर मेहनत करते हैं और घर चलाते हैं। क्या देवर जी का फर्ज नहीं बनता कि वे भी घर के खर्चों में सहयोग दें? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह सारे काम में जुटे रहें? जनक जी ने थोड़ी चुंझलाहट के साथ कहा, बात तो तुम्हारी सही है बहू, मैं इन दोनों से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना बना दो, मुझे भी भूख लगी है और मनीष के लिए दुकान पे टिफ भी लेके जाना है। मीनू ने सपाट शब्दों में जवाब दिया, तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। उससे पहले मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर मीनू अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के इस तेवर से जनक जी और गीता जी स्तब्ध रह गए। गीता जी ने किसी तरह तकलीफ सहते हुए सबके लिए भोजन तैयार किया, लेकिन अब जनक जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम तक छोटा बेटा दीपक और बहू कोमल भी घर लौट चुके थे और बड़ा बेटा मनीष भी दुकान से आ गया। पिताजी आपने बुलाया? दोनों बेटे अपने पिता के पास बैठते हुए बोले। जनक जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दीपक, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कैसी जिम्मेदारी पिताजी? दीपक ने पूछा। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक अकेले घर चलाएगा? मैं सोच रहा हूँ कि अब बंटवारा कर देना ही उचित होगा ताकि रोज रोज के झगड़े खत्म हो जाए। तभी मनीष बोला, लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारे से समस्या का समाधान होगा। मुझे तो लगता है कि अगर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पास बैठी गीता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अगर सब अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही नहीं होती, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है और फिर तू भी कब तक अपने छोटे भाई के परिवार का भार उठाएगा? इतना सुनते ही पास खड़ी कोमल तपाक से बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कि घर का बंटवारा कर ही दो, कम से कम रोज रोज के कलह से तो छुटकारा मिलेगा। ये सुनकर मीनू गुस्से से बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम तो इसलिए बंटवारे के लिए हो कि माँ बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा भार मैं अकेले उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं उनका कोई काम नहीं करूंगी। बहुत कर लिया मैंने। कोमल भी छट से बोली, मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है इन लोगों का। इतना कहते ही देवरानी और जेठानी में बहस छिड़ गई। तभी मनीष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मीनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहने की? दीपक ने शांति से कहा, भाई माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी तो फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे पैर पटकती हुई कोमल आई और गुस्से से बोली, सुन लीजिए, मैं आपके माँ बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। दीपक ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, देखो कोमल, वे मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। बुढ़ापे में मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? कोमल ताम में आकर बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी इस घर में कौन रहे कौन जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। दीपक ने गुस्से से कहा, कोमल, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी, मेरी बात तुम्हें माननी होगी। कोमल भी तन कर बोली, मैं भी साफ कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही दीपक का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कोमल के गाल पे झन्नाकेदार तमाचा दिया। कोमल गाल पर हाथ रखते हुए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपने पति की ओर आग उगलती नजरों से देखा और बोली, अपने माँ बाप के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें देख लूंगी। करीब 1 घंटे बाद कोमल अपने मायके पहुंच गई। आंगन में खड़ी कोमल रो रही थी। उसने रोते हुए आवाज लगाई, मां। कमरे से बाहर आते ही उसके माता पिता ने अपनी बेटी को इस हाल में देखकर पूछा, बेटी, तू इस वक्त यहां क्यों आई है? सब कुछ ठीक तो है? मोहन ने आंसू पूछते हुए कहा, मां, यह आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया? उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, बेटी हुआ क्या, बता तो सही। कोमल फूट फूट कर रोते हुए बोली, पिताजी, सारा दिन उस घर में काम करते करते मेरी हड्डियां घिस गई।
फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और अब मेरे पति कहते हैं कि अगर इस घर में रहना है तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। इतना सुनकर उसकी माँ आहत होकर बोली, क्या मेरी बेटी को उन्होंने घर की नौकरानी बना दिया? कोमल रोते हुए बोली, अब आप ही बताइए, मैं दिन भर घर का काम करूं या सास ससुर के पैर दबाओ? जब मैंने काम करने से मना किया तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे घर से बाहर धकेल दिया। ये सुनते ही उसके माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पिता ने गुस्से में कहा, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माँ ने धीरे से कहा, बेटी उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है। तुमने हमेशा उनके जुल्म सहन किए और कभी भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कोमल ने बढ़ाए स्वर में कहा, लेकिन माँ अगर सहन नहीं करती तो क्या करती? मैं यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शादी से पहले लोग कहते थे कि बहू को बेटी की तरह रख, और अब वही लोग मारपीट पर उतर आए। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, बहुत दुख और संताप सह लिया तूने। अब तू अपने माँ बाप के घर है, उन लोगों को अब हम देख लेंगे उधर। जब कोमल के घर छोड़कर जाने की बात परिवार के बाकी लोगों को पता चली तो सभी चिंतित हो गए। मनीष ने दीपक से कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? दीपक ने गुस्से को दबाते हुए उत्तर दिया, भाई और मैं क्या करता? उसने साफ कह दिया कि वो मेरे माँ बाबूजी के साथ हरगिज नहीं रहेगी। उसकी बदतमीजियां मैं अब तक बर्दाश्त करता आया हूँ, लेकिन जब उसने माँ बाबूजी के बारे में ऐसी बातें कही तो मैं सहन नहीं कर सकता। जनक जी ने सिर पकड़ते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, अब जाओ और कोमल को मना कर वापस ले आओ। दीपक ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बाबूजी, मैं उसे मनाने हरगिज नहीं जाऊंगा। वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दीपक वहां से चला गया। पर जनक जी अपने बेटे का घर उजड़ हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने स्वयं कोमल को मनाने जाने का निर्णय लिया। अगले दिन जब जनक जी कोमल के मायके पहुंचे तो उन्हें देखकर कोमल के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जनक जी ने हाथ जोड़कर अपने बेटे के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। कोमल के पिता गुस्से में बोले, पहले तो हम बेटी पर इतने जुल्म किए और अब माफी मांगने चले आए। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस नर्क में वापस भेज देंगे? जिस मुंह से आए हैं उसी से वापस चले जाइए। जनक जी ने संयमित होकर कहा, ऐसा मत कीजिए संधि जी, जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कोमल की माँ कटाक्ष करते हुए बोली, इस बारे में तब सोचना चाहिए था जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था। जनक जी ने कहा, बहन जी, कोमल ने ये तो बता दिया कि दीपक ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कसूर आपकी बेटी का भी कम नहीं था। ये सुनकर कोमल आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। पहले इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और अब अगर बस चलेगा तो मुझे जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कोमल के पिता गुस्से से बोले, देखिए भाई साहब, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, अब आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। जनक जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब एक बार फिर सोच लीजिए, बेटी की गलतियों को अनदेखा करके इतना बड़ा फैसला लेना उचित नहीं है। आपके एक फैसले से दो घर उजड़ सकते हैं और बस भी सकते हैं। कोमल की मां ने सख्त स्वर में कहा, आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी बेटी का घर तो हम फिर से बसा लेंगे, और हाँ, हमारी बेटी के साथ जो हुआ है उसका बदला हम अवश्य लेंगे। अब यहाँ से चले जाइए। जनक जी निराश होकर घर लौट आए। गीता जी ने पूछा, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ नहीं लाए? जनक जी ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं गीता, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने तो हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी, लेकिन ना तो कोमल वापस आने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप उसे भेजने को। अब तो वे कोर्ट में केस करने की बात कर रहे हैं। गीता जी ने गहरी सांस लेते हुए दीपक की ओर देखा और कहा, बेटा अब तुझे ही उसे मना कर लाना होगा। दीपक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, माँ इतनी चिंता मत कीजिए, कोमल को मायके में ही रहने दीजिए। आपको क्या लगता है, दीपक कोमल को वापस लेकर आएगा या कोमल खुद लौट आएगी? भाग 2 में जानने के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।